सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज हम ऐसी एक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो मैं सोचता हूँ कि इफ़ यू आर इवन लिटिल बिट इंटरेस्टेड इन द सोलर स्पेस तो यू डेफिनेटली नीड टू स्टडी दिस कंपनी। द नेम ऑफ द कंपनी इज़ KPI ग्रीन एनर्जी एंड दिस इज़ इनटू IPP, CPP एंड O&M का काम करता है। मतलब IPP जो होता है दैट इज़ एन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, मतलब ये खुद के जो सोलर और विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट होता है उस पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और बाहर बेचता है अंडर PPS, मतलब पावर परचेस अग्रीमेंट्स। दीज अग्रीमेंट्स आर लॉन्ग टर्म, मतलब 15 to 25 ईयर्स के अग्रीमेंट्स होते हैं। एंड दूसरा जो CPP का काम होता है, मतलब इट इज़ एन कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर, मतलब वह दूसरों के लिए सोलर और विंड का जो हाइब्रिड प्रोजेक्ट होता है वो बना के देता है और इसमें जो चार्ज करता है इट इज़ लाइक एन EPC, मतलब ये फेजेस में पेमेंट लेता है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 में इनको पेमेंट मिलता है। और जो तीसरा है दैट इज़ O&M, मतलब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करता है। मतलब ये जो खुद CPP प्रोजेक्ट्स करता है उस पर इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं या फिर बाहर से भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं उस पर ये एक लॉन्ग टर्म रेवेन्यू स्ट्रीम इनकी जनरेट होती है। राइट नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ P ऑफ 26। इसका सेल्स ग्रोथ देखोगे दैट इज 68%, प्रॉफिट ग्रोथ इज 83%, मतलब आपको ऑपरेशनल लेवरेज देखने को मिल रही है। डेट इज 0.61, ROE ROCE ऑफ 19 एंड 17। इधर आपको देखने को मिलेगा प्लेज शेयर्स ऑफ 45, बट दीज आर नॉट एक्चुअली अ प्लेज। इसमें ऐसी बात है कि बहुत पहले इन लोगों ने कुछ प्लेज या फिर कुछ लोन ली थी जिसमें ऐसा क्लॉज था कि इनको कुछ प्रमोटर होल्डिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। वो कुछ मिस इंटरप्रेट होके ये लोग प्लेज में दिखा रहा है स्क्रीनर पे। इन लोगों ने ये क्लैरिफाई भी किया है अपने कॉन कॉल में। अगर हम इसका सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली द कंपनी है शोन अ ग्रोथ ऑफ 73% इन जून 2025। जो पैड ग्रोथ है दैट हैज़ बीन फ्रॉम 66 to 111 हो गया है। अगर मार्च का भी देखेंगे तो इट हैज़ शोन अ ग्रोथ ऑफ 97% और इसमें भी पैड 43 से 104 चला गया है। ईयरली ग्रोथ देखेंगे तो हमको दिखेगा 69% का ग्रोथ दिया है इन लोगों ने। एंड जो नेट प्रॉफिट था दैट इज इंक्रीज फ्रॉम 162 टू 325। अब इसको थोड़ा और डीप में समझने के लिए लेट्स गो इनटू द PPT। इसके PPT में इधर लिखा है कि इट हैज़, ये तो हमने रेवेन्यू ग्रोथ देखा, 614 का Q1 में रेवेन्यू था। 6275 एकर्स का इनका लैंड है। तो लैंड इज़ लाइक फॉर दिस कंपनी लैंड इज़ लाइक अ कैपेसिटी, मतलब जितना लैंड होता है उतने वो ज़्यादा IPP और CPP के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो इनका जो लैंड बैंक है वो ये बढ़ाता रहता है। 1+ गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी का मतलब होता है कि इन लोगों ने कितनी कैपेसिटी का CPP और IPP दोनों किया है। अभी इनका जो Q1 FY25 का कॉन कॉल था, इनमें इनका जो रेशियो था वो IPP का वॉज 13% और CPP का था 87%। मतलब इसमें से मान लो 870 वुड बी CPP एंड 130 वुड बी IPP। ये इनका जो मार्केट कैप एज ऑन दिस डेट है। ऑर्डर्स इन हैंड टिल Q1 FY26 आर 3+ GW। पावर इवैक्यूएशन कैपेसिटी टिल Q1 FY26 इज़ 3.2 GW। मतलब इसका एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो दिस इज़ द कैपेसिटी इनका जो इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का है कि अपना जो पावर बनाया हुआ है वो एक ग्रिड तक पहुंचा सकते हैं। वो 3.2 गीगावाट्स का है। इसके बारे में थोड़ा और मैं आगे बताता हूँ। अब थोड़ा यूनिट इकोनॉमिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो अगर ये IPP में काम करते हैं तो पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है इनको 3.2 से 3.5 रुपीज़ चार्ज करते हैं। एंड फॉर CPP अगर हम जो फेजेस में बात कर रहे थे तो जो पर मेगावाट, मतलब वो 200 मेगावाट को एग्जांपल प्रोजेक्ट करता है, तो पर मेगावाट जो अगर वो चार्ज करता है फॉर कंप्लीशन दैट इज़ 3.25 टू 3.75 करोर्स चार्ज करता है वो। तो अगर वो मान लो कि 100 मेगावाट का करता है तो 325 करोड़ जितना इसका काम होता है। ये दिखाया है कि इनका जियोग्राफिकल प्रेजेंस मेनली ये गुजरात में है बिकॉज कंपनी इज़ फ्रॉम ऑल्सो गुजरात और नीचे के रीजन्स में इट इज़ एक्सपांडिंग। ये इनका इंस्टॉल कैपेसिटी है 1.7 GW और 2.3 GW का CPP है। अभी अगर मैं इसकी ऑर्डर बुक के बारे में बात करूँ तो 1.8 GW की इसकी ऑर्डर बुक है फॉर CPP एंड बाकी का जो रेवेन्यू आता है दैट इज़ फ्रॉम IPP। अब जो 1.8 गीगावाट्स की जो ऑर्डर बुक है फॉर CPP उसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 4000 करोड़, प्लस उनको अभी रिसेंटली 300 करोड़ का और 700 करोड़ के दो ऑर्डर्स मिले। तो अभी इनकी जो ऑर्डर बुक है दैट इज़ 5000 करोड़। हाँ, इधर दिखाया है जो हम पहले बात की पावर
इवैक्यूएशन के बारे में। तो इनकी लैंड बैंक है विच आई सेड इज़ एक्स लाइक अ कैपेसिटी फॉर दिस कंपनी, जैसे इसका बिजनेस मॉडल है, तो दैट इज़ 6275, और आप देख रहे हो पहले से ये थोड़ी थोड़ी बढ़ के ये लोग बढ़ा रहे हैं। एंड 3297 इज़ द इवैक्यूएशन कैपेसिटी एज वी टॉक्ड आउट, कि इनकी जो कैपेसिटी है कि वो ग्रिड तक कितनी भेज सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें भी अगर मैं थोड़ा रफ मैच करूँ तो इसका जो 1 मेगावाट का अगर ये काम करता है तो वो 4 to 5 एकड़ की स्पेस लेती है। तो अगर हम 4.5 का नंबर पकड़े तो 6 to 7 एकर्स की लैंड है, उसके ऊपर 1394 मेगावाट का काम हो सकता है। एंड उसके कहीं ज़्यादा इसकी पावर इवैक्यूएशन की जो कैपेसिटी है वो, ये ऐसा नहीं है कि अभी इनकी डेवलप्ड है, इतनी डेवलप हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ें ये लोग बढ़ाते रहते हैं। हमने जो नंबर्स है वो पहले देखे, पैट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, ये सब। दीज आर द मार्की इन्वेस्टर्स, जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। इसमें ब्लैक रॉक, सिटी ग्रुप, HSBC, लेकिन ये सब ठीक है, हम अपना खुद का ही एनालिसिस करते हैं। ओके, दीज आर द फ्यूचर ग्रोथ सेगमेंट्स। तो BESS में ये लोग आ रहे हैं। BESS मतलब जो बैटरी स्टोरेज हो गया, मतलब विंड और सोलर में क्या होता है कि कभी कभी ऐसे स्टेजेस होते हैं, दिस रीन्यूएबल एनर्जीज आर सच के कभी कभी ये ज़्यादा सन होता है, कभी कभी ज़्यादा विंड होती है, तो तभी ये कैप्चर हो जाती है। लेकिन ऐसे पीरियड्स होते हैं जहाँ ये ज़्यादा सन नहीं होता, मतलब क्लाउडी होता है, या फिर विंड्स भी कम होती है। मतलब जब हाई विंड्स होती है तब ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो स्टोर होती है वो एक बैटरी में स्टोर हो जाती है, और जब ज़्यादा सन होता है तो वो एनर्जी एक बैटरी में स्टोर होती है। और जब जब क्लाउडी होता है या फिर व्हेन देयर आर पीरियड्स वेयर रिन्यूएबल एनर्जी इज़ नॉट जनरेटेड दैट मच, तब ये बैटरी में से यूज़ हो सकती है। तो जितनी रिन्यूएबल स्पेस आगे बढ़ रही है उतनी BESS की रिक्वायरमेंट भी आगे बढ़ेगी। ऑफशोर में ये लोग ज़्यादा एक्सपांड करने का सोच रहे बिकॉज दे आर ऑल्सो डूइंग विंड एनर्जी, और वहाँ विंड काफ़ी होती है। ग्रीन हाइड्रोजन इज़ बेसिकली कि आप इलेक्ट्रिसिटी से H2O को स्प्लिट करते हो और उसमें से हाइड्रोजन निकालते हो, एंड व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी being used to do such is produced from renewables, it is called green hydrogen। एंड जो एडवांसिंग इन फ्लोटिंग सोलर है, तो ये बेसिकली जो सोलर पैनल्स वाटर बॉडीज़ पे लगा सकते हैं जिससे लैंड की स्पेस कम यूज़ हो। इनका जो नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर है वो भी काफ़ी एडवांस्ड है। इसके बारे में इन लोगों ने कॉल में भी डिस्कस किया है काफ़ी। इनके पास सोलर पैनल क्लीनिंग रोबोट्स भी है जो ये अभी सिर्फ इन हाउस यूज़ कर रहे हैं, बाहर कोई कमर्शियल पर्पसेस के लिए दे नहीं रहे। बाकी ये जो प्रमोटर ग्रुप हो गया, एंड दीज आर द एस्टीम क्लाइंट्स। अब एक चीज़ ये बिज़नेस के बारे में और समझने वाली है कि अ लॉट ऑफ पीपल थिंक के अभी ये कंपनी ने डेट थोड़ी बढ़ाई है, तो देर इज़ अ कंसर्न गोइंग ऑन। तो ये मैं आपको बता दूं कि इसकी जो डेट है 0.61 वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इट इज़ बिकॉज इट इज़ अ वेरी केपेक्स हैवी बिजनेस। मतलब अगर आप IPP का प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपका वो एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट है फॉर 15 to 25 ईयर्स जो आपने साइन किया है। इसमें आपका जो पे बैक पीरियड होता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, मैं बोल रहा हूँ, 8 to 9 ईयर्स होता है। इसका मतलब जब ये लोग स्टार्टिंग में अपना जो डेवलप करते हैं खुद के जो लैंड लेके उस पर जो सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट करते हैं उसमें उनको बहुत ज़्यादा कैपिटल लेना पड़ता है, एंड दिस इज़ यूजुअली फंडेड थ्रू 70% डेट। इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, द रेशियोज कैन ऑलवेज वेरी अपॉन द डील, बट 70% डेट और 30% इक्विटीज होता है, क्योंकि जितनी डेट ज़्यादा होती है इसमें इतना उनका IRR ज़्यादा होता है। एंड ज़्यादा अगर वो इक्विटी यूज़ करते हैं तो इनका एक वर्किंग कैपिटल पे क्रंच इसलिए भी आता है क्योंकि जो इनका CPP का बिजनेस है वो भी एक कैश फ्लो हैवी बिजनेस है, बिकॉज इट इज़ शॉर्ट टर्म में वो नेगेटिव कैश फ्लो का बिजनेस है। क्योंकि जब वो CPP का EPC शुरू करते हैं तो दे हैव टू फर्स्ट हायर कॉन्ट्रैक्टर्स, डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, ये सब में उनको पहले पैसे देने पड़ते हैं और उसके बाद इन लोग को बनाना पड़ता है, और उसके बाद जो फेजेस होते हैं उस पर इनको पेमेंट मिलता है। तो शॉर्ट टर्म में वो नेगेटिव कैश फ्लो का बिजनेस होता है, तो उसके लिए भी इनको वर्किंग कैपिटल चाहिए। प्लस जो IPP का बिजनेस बनाना होता है उसमें भी इनको स्टार्टिंग में पैसे चाहिए रहते हैं। तो कंपनी को एक डेट टू इक्विटी का थोड़ा, इसमें आपको डेट ज़्यादा देखने को मिल सकती है। नाउ अगर हम गाइडेंस की बात करें तो कंपनी हैज़ ऑल गिवन अ गाइडेंस ऑफ 50 to 70% फॉर 2 ईयर्स। मैंने पहले ऑर्डर बुक के बारे में बताया कि इसकी जो ऑर्डर बुक है जस्ट फॉर द CPP इज़ 4000 crores। ये लास्ट इनके PPT का जो है उसमें
कौन कौन में बताई थी, और उसके बाद इसको 1000 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। आज ही इनको एक आई थिंक 700 करोड़ का ऑर्डर मिला है फॉर CPP, इनकी एक सब्सिडरी है उसको मिला है। सो ऑर्डर बुक इज़ वेरी हेल्दी। अगर हम सिर्फ इसका TTM देखें सेल, दैट इज़ 1990 एंड ऑर्डर बुक इज़ 5000 जस्ट फॉर द CPP, तो इट इज़ मोर देन 2 times विच इज़ हेल्दी ऑर्डर बुक। अगर हम इसका थोड़ा ग्रोथ कैलकुलेट करें तो लेट्स जस्ट से राइट नाउ द कंपनी हैज़ अ पैट मार्जिन ऑफ 18%। तो कंपनी का जो पैट मार्जिन है वो मैनेजमेंट ने बोला है कि इट इज़ गोइंग टू मेंटेन दिस पैट मार्जिन इन द फ्यूचर। So assuming that, let's just say the company grows its revenue by 50%. तो रेवेन्यू हमने 50% से ग्रोथ कर दिया, और जो पैट मार्जिन है वो हमने 18% पे ले ली। चलो 17% ले लेते हैं जस्ट बिकॉज बस ऐसे ही मैनेजमेंट ने 18% बोला है। एंड द शेयर्स विच इट हैज़ आर 19.7। अब कोई पूछेगा कि ये डाइल्यूशन होगा फ्यूचर में, तो मैनेजमेंट हैज़ ऑल्सो सेड दैट दे आर नॉट प्लानिंग एनी फर्दर डाइल्यूशन एज ऑफ नाउ, क्योंकि इन लोगों ने डेट भी लिए और फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए अभी के लिए वो डेट इज़ इनफ। तो इसका EPS है दैट इज़ 22.45। नाउ द स्टॉक हैज़ अ PE ऑफ 26.4, क्योंकि स्टॉक काफ़ी करेक्टेड है और काफ़ी टाइम से इसने मूवमेंट नहीं दिखाई है। एंड इट इज़, आप देख सकते हो शोइंग अ ग्रोथ ऑफ 84, 59, 84, लास्ट 3 क्वार्टर्स में भी 40, 97 और 73 का ग्रोथ दिया है। तो आई वुड से कि इन अ गुड मार्केट इट शुड गेट अ PE ऑफ 45, कंसिडरिंग इट इज़ ऑल्सो गिवन अ गाइडेंस ऑफ 50 to 70% ग्रोथ इन द नेक्स्ट 2 years। तो लेट्स जस्ट टेक अ PE ऑफ 45। अगर PE एक्सपांशन 45 तक होता है और EPS ग्रोथ, ये मैंने थोड़े लो फिगर्स लिए हैं सारे, तो 1000 रुपये का इसका प्राइस आता है। एंड राइट नाउ द स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 479। नाउ दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, सो ऑब्वियसली डू योर ओन रिसर्च। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।